गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में बात की थी, टाइप ऑफ रिएक्शन की अपन बात कर रहे थे। और उन टाइप ऑफ रिएक्शन में अपन ने दो प्रकार के रिएक्शन देखे थे, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी योगात्मक अभिक्रिया। चार प्रकार की टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे अपन। नेक्स्ट अपन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, अर्थात विलुप्त होता है। जो अपने पास कोई भी अभिकारक होगा, उस अभिकारक से एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है, वो सभी रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है। योगात्मक अभिक्रिया की जब अपन ने बात की थी, योगात्मक अभिक्रिया में क्या था, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। ये किसमें था, एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, अपन ने क्या कहा कि एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब थोड़ा सा अपन बात करें, दो प्रकार की रिएक्शन और होती है। रिएक्शन को एनर्जी के आधार पर अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है अपने पास एक्सोथर्मिक और एक होती है अपने पास एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अपन किसे कहते हैं, जब एक अभिक्रिया ऊष्मा लेकर के, यानी स्वयं जो उसके पास जो एनर्जी है उससे अधिक मात्रा में एनर्जी लेकर के जब प्रोडक्ट अपने को देते हैं, तो वो कहलाती है ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी। अर्थात जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, अपन बात करते हैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। यदि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से अधिक है तो वो ऊष्मा शोषी, और यदि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो वो ऊष्मा सेपी। तो यहाँ पे देखिए अपन ये पहचानते कैसे हैं, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा सेपी। दो बॉन्ड की बात कर रहे हैं अपन, एक तो अपने पास है पाई बॉन्ड और एक अपने पास है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है और जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और यदि ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड, जो अपने पास पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे ब्रेक होगा। अब सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की यदि अपन बात करें तो आपने विभिन्न प्रकार की थ्योरियाँ हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की, वो आप लोगों ने देखी है। उसके आधार पर अपन पाई और सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी की यदि बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, मैं सीधी सी बात करूँ कि यदि अक्षीय अतिव्यापन हो, एक्सियल ओवरलैपिंग हो, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यदि साइड ओवरलैपिंग हो, मान लीजिए ये दो ऑर्बिटल हैं, ये साइड से आकर के यदि ओवरलैपिंग करते हैं तो वहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, सेम लोब्स के बीच में जब भी ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लोब्स की, लोब्स के आयन सेम होने, लोब्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो, या अपन ये कहें कि थोड़ा सा उनके दो भागों में उनको अपन डिवाइड करते हैं, प्लस और माइनस। एक लोब पॉजिटिव की तरफ होती है, एक लोब नेगेटिव की तरफ होती है। कोई भी डायमेंशन है उसके दो पार्ट होते हैं, कोई भी एक्स वाई और जेड की अपन बात कर लें, उनकी दो 0 पॉइंट से यदि एक तरफ अपन चलते हैं तो प्लस होता है, दूसरी तरफ अपन चलते हैं तो माइनस होता है। सेम उसी प्रकार से जो लोब होती है वो भी दो प्रकार की है, एक प्लस लोब कह सकते हैं, दूसरी अपन कह सकते हैं माइनस लोब। यदि समान लोब के बीच में ओवरलैपिंग होती है, चाहे वो साइड ओवरलैपिंग हो या एक्सियल ओवरलैपिंग हो, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सेम लोब के बीच में यदि ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अर्थात एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी कम होगी, और कम होगी तो उसका स्थायित्व बढ़ता है। किसी भी कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो एनर्जी पर डिपेंड करती है। अर्थात जितनी कम एनर्जी होती है वो कंपाउंड उतना ही अधिक स्थायी होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ चारों तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ, चाहे मैं इस तरफ जाऊँ चाहे मैं इस तरफ जाऊँ, मूवमेंट कर रहा हूँ। ये मूवमेंट कब पॉसिबल है, जब मेरे में एनर्जी है। यदि ये एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती जाए,
यदि इसको अपन बिल्कुल जो अपने शरीर में एनर्जी है उस एनर्जी को अपन जीरो के ऊपर ले आए, अर्थात जो शरीर है वो मर्द अवस्था में चला जाए, और उस कंडीशन में क्या होगा, अपने शरीर में एनर्जी क्या होगी, जीरो। और एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब वो अपना स्थायित्व सबसे अधिक हो जाएगा। नहीं, अपन वहाँ से चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, वहाँ जैसे जिस स्थिति में अपन है उसी स्थिति में अपन रह सकते हैं। अर्थात स्थायित्व अपना बढ़ा कब, जब अपनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जो अपने कंपाउंड है उन कंपाउंड की भी एनर्जी जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे उनका स्थायित्व बढ़ता जाता है। तो ओवरलैपिंग दो प्रकार की हुई, एक साइड ओवरलैपिंग हो सकती है, एक एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है। जब डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा, सेम लोब के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो जब डायरेक्टली इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पे एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है, और बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है तो कंपाउंड की एनर्जी क्या होगी, कम। और कंपाउंड की एनर्जी कम होगी तो उसका स्थायित्व अधिक होगा। अर्थात सिग्मा बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग के कारण उसकी एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होती है, अर्थात कंपाउंड की एनर्जी मिनिमम रह जाती है। और जब मिनिमम रहती है तो सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल हो जाता है। पाई बॉन्ड में क्या है, कंप्लीट रूप से ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, लेकिन कुछ मात्रा में ओवरलैपिंग करने की कोशिश करते हैं। और जब कुछ मात्रा में ओवरलैपिंग करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसका स्थायित्व बढ़ता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कम रहता है। तो दो बॉन्ड अपने पास हुए, एक अपने पास पाई बॉन्ड है और एक अपने पास सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है एनर्जी अधिक मात्रा में रिलीज होती है। ध्यान से सुनना, सिग्मा बॉन्ड जब बनता है एनर्जी अधिक मात्रा में रिलीज होती है, पाई बॉन्ड जब बनता है एनर्जी कम मात्रा में रिलीज होती है। ठीक है, दूसरी बात, पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, पाई बॉन्ड जब ब्रेक किया जाता है उस कंडीशन में एनर्जी कम की आवश्यकता होती है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे दोनों रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में क्या था कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, अर्थात पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी कम चाहिए। ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, अर्थात दो बन रहे हैं तो एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होगी। कम दे रहे हैं, अधिक मात्रा में रिलीज हो रही है, अर्थात कंपाउंड की जो एनर्जी है वो स्वयं की कम बच जाती है। और ऐसी जो अभिक्रिया होती हैं वो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं को आप क्या कहेंगे, ऊष्मा सेपी, यानी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना है, दो सिग्मा बॉन्ड को यदि अपने को तोड़ना है तो एनर्जी की अधिक आवश्यकता होगी, अधिक एनर्जी अपन देंगे, लेकिन निकलेगी क्या, वहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी कम मात्रा में रिलीज होती है। और जब ऐसी कंडीशन हो कि एनर्जी कम मात्रा में बाहर निकले तो वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी, ऊष्मा शोषी। तो जितने भी विलोपन अभिक्रियाएं हैं वो सभी विलोपन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी प्रकार की होती हैं, अर्थात एनर्जी को ग्रहण करती हैं, और एनर्जी को ग्रहण करके ये अपने को जो अपना प्रोडक्ट है वो देते हैं। जैसे अपन ने कहा कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, और वे सभी अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रिया। कैसे, वो देख लीजिए। यहाँ पे अपने पास मान लीजिए ए और बी के साथ जुड़ा हुआ है सी और डी। इस रिएक्शन को अपन ने एनर्जी दी, जब इसको अपन एनर्जी देंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एनर्जी अपन ने दी है। यहाँ पे जो बॉन्ड बना ए डबल बॉन्ड बी, ये बॉन्ड बने हैं, इसमें क्या हुआ है, एक पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ है, प्लस यहाँ से सी डी के रूप में ये बाहर निकल गया। इससे अपने कोई मतलब नहीं है, अपना जो प्रोडक्ट है या अपना जो मेन कंपाउंड है वो कौन सा है, ए बी। दोनों में चेंजेस क्या हुआ, दो सिग्मा बॉन्ड टूट गए, अधिक एनर्जी की आवश्यकता हुई तभी सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी कम मात्रा में रिलीज होगी, अर्थात रिएक्शन कौन सी हुई, ऊष्मा शोषी। दूसरा, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, अभिक्रिया कौन सी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें एक छोटा मॉलिक्यूल विलोपित हो जाता है,
या दो सिग्मा बॉन्ड टूट करके एक पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन एसिड और बेस दोनों की उपस्थिति में संपन्न होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन एसिड और बेस दोनों की उपस्थिति में संपन्न होती है। चलिए अपन बात कर लेते हैं दोनों मीडियम की। एसिडिक मीडियम में क्या होगा और जो अपने पास है बेसिक मीडियम उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैकेनिज्म इन एसिडिक मीडियम। फर्स्ट है एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम का मतलब H+ की अधिकता होगी, ठीक है, और H+ की अधिकता है तो सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, H+। अब दो रूल आपने सुने होंगे, एक तो आपने सुना होगा सेट-जेप रूल और एक सुना होगा होफमान। दोनों नियम एल्केन के फॉर्मेशन को शो करते हैं। देखिए एल्केन से एल्केन बन रही है या एल्किल हैलाइड से एल्केन बन रही है, वो भी एक प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन है। CH2 Cl और H ये अपने पास है, माइनस मैं HCl कर दूं, यहाँ पे अपने पास बना CH2 CH2। किसमें चेंज हो गया, एल्केन में चेंज हुआ। दो सिग्मा बॉन्ड टूट गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूट गया, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूट गया और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो देखिए जो एल्केन का फॉर्मेशन है वो एल्केन का फॉर्मेशन भी एक प्रकार का क्या है, विलोपन अभिक्रिया। किसके द्वारा, एल्किल हैलाइड हो सकता है, एल्कोहल हो सकते हैं, इन सभी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सभी एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा ही अपने को प्राप्त होंगे। अब मैंने दो रूलों की बात की है, एक तो अपने पास होता है सेट-जेप रूल और एक अपने पास होता है होफमान रूल। दोनों साइंटिस्ट थे, उन्हीं के आधार पर ये नियम दिए गए, उन्हीं के नाम के आधार पर। सेट-जेप रूल क्या है कि वह एल्किन अधिक स्थायी होती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या मैक्सिमम हो, अर्थात जब असममित कोई कंपाउंड अपने पास हो, एसिमेट्रिकल कोई कंपाउंड अपने पास हो, तो वहाँ पे जब एल्किन का निर्माण होता है तो वह एल्किन बनती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम होती है, और वह रूल कौन सा कहलाता है, सेट-जेप रूल, ठीक है। होफमान ने क्या कहा कि वह एल्किन अधिक स्थायी होती है जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या कम होती है, उस रूल को अपन क्या कहते हैं, होफमान रूल। दोनों जो नियम है वो परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं, दोनों जो नियम है वो परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे कौन सा रूल लागू होगा। दोनों रूल लागू होंगे लेकिन या तो मीडियम पे डिपेंड करेंगे या फिर उस जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में बनने वाले जो इंटरमीडिएट्स हैं उनकी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेंगे। कहने का मतलब यदि रिएक्शन कार्बोकैटायन के द्वारा कंप्लीट हो रही है, कोई भी अभिक्रिया यदि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के द्वारा कंप्लीट हो रही है तो वहाँ पे जो रूल लागू होगा वो रूल लागू कौन सा होगा, सेट-जेप रूल लागू होगा। और यदि वही रिएक्शन कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट के द्वारा संपन्न हो रही है तो वहाँ पे लागू कौन सा होगा, होफमान जो रिएक्शन है या होफमान जो रूल है वो वहाँ पे लागू होगा। अर्थात प्रोडक्ट अपने पास कौन सा बनेगा, होफमान प्रोडक्ट, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या कम हो, और यदि कार्बोकैटायन की परिस्थिति में संपन्न हो रही है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के द्वारा संपन्न हो रही है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, सेट-जेप प्रोडक्ट। अब यदि कोई रिएक्शन साल्ट फॉर्म में कंप्लीट हो रही है, डायरेक्टली अपन ये कहें कि लवणीय फॉर्म में यदि कोई अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, वहाँ पे भी जो होफमान प्रोडक्ट है वो अधिक स्थायी होता है, किसकी तुलना में, सेट-जेप की तुलना में। इनकी अपन बात करेंगे, अभी अपन देख लेंगे कौन सा अधिक स्थायी है कौन सा नहीं है। तो अपन जो मीडियम की बात कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम, उसमें देखिए कि एसिडिक मीडियम में अपने को दोनों प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, सेट-जेप प्रोडक्ट भी अपने को प्राप्त होता है और होफमान प्रोडक्ट भी अपने को प्राप्त होता है। लेकिन जो मेजर होता है वो मेजर यहाँ पे सेट-जेप प्रोडक्ट होता है। कैसे, वो आप लोग देख लीजिए।
अपने पास मान लीजिए CH3 CH2 CH2OH है, कोई एल्कोहल है और ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है, अर्थात इसको अपन देते हैं H+। जब H+ देंगे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक्सेप्ट करेगा और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2 OH2 पॉजिटिव बना। ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से बाहर निकला -H2O। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो अपने पास बचा क्या, CH2 पॉजिटिव। अब अपने पास कार्बन ही एक कैसे जुड़ा हुआ, तो अपने को सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपन बाहर निकालेंगे, ये हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालेगा H+, और जब H+ देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड ये टूट गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से टूट गया और एक किसका निर्माण हो गया, पाई बन के एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। वो बार कौन सा निकला यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि मीडियम था अपने पास H+, वो मीडियम अपने पास लास्ट में एज इट इज बच रहा है, मीडियम में अपने कोई चेंज नहीं किया। जैसा अपने पास स्टार्टिंग में अपने पास मीडियम था वैसा का वैसा मीडियम अपने पास बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं लूँ इसमें तो वो देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल अपने पास है CH3 CH2 CHOH। ठीक है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3। वहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल था, यहाँ पे अपने पास है सेकेंडरी एल्कोहल। इसको मैं दूँ H+, वही रिएक्शन है, मीडियम अपने पास कौन सा है, एसिडिक मीडियम, इसको H+ देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 CHOH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे अपने पास बच गया CH3 जो अपने पास जुड़ा हुआ था। वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो, छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है H2O CH3, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, एक हाइड्रोजन इसके पास भी है और एक हाइड्रोजन इसके पास भी है। ये भी अपना H+ दे सकता है, ये भी अपना H+ दे सकता है। चलिए दोनों प्रोडक्ट अपन बना देते हैं। एक तो अपने पास बना CH3 CH CH CH3। जब इसने अपना H+ डोनेट किया, ये वाला कार्बन अपना H+ डोनेट करता है तो अपने पास ये प्रोडक्ट बनता है, प्लस यदि लास्ट वाला CH3 वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए एल्किन, ये एल्किन है, ये एल्किन है, दोनों एल्किन बन रहे हैं। इस एल्किन के साथ प्रतिस्थापी एक और एक, दो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, दो सब्सटेंट जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये जो एल्किन है इसके साथ एक सब्सटेंट जुड़ा हुआ है, अर्थात अपन ने क्या कहा था कि अधिक प्रतिस्थापी वाली एल्किन बनती है, तो वो तो कौन सा होगा, सेडजेक, और ये कौन सा है, हॉफमान्स प्रोडक्ट। ठीक है, अधिक स्थायी कौन सा है, ये वाला, कौन सा, सेडजेक प्रोडक्ट यहाँ पे मोर स्टेबल है, क्योंकि जो H+ है वो इजीली यहाँ से रिप्लेस होता है, प्लस जो H इफेक्ट है वो इसका अधिक है, प्लस H के साथ साथ यहाँ पे प्लस I इफेक्ट भी लग रहा है, इसलिए ये इजीली बाहर निकल जाता है। यानी इसकी एसिडिटी की अपन बात कर लें तो यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज होती है इस ग्रुप के कारण, तो यहाँ से सेडजेक प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो जाता है। दूसरी बात अपन ये कहें कि ये जो एल्किन बन रही है ये मोर स्टेबल इसलिए है
कि एल्किन के जो कैरेक्टर हैं वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसके अधिक हैं, किसकी तुलना में, इस वाले की तुलना में। जो अपना होफमान प्रोडक्ट है उसकी तुलना में शेरजे प्रोडक्ट के न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर अधिक होते हैं। रीजन क्या है, इन दोनों ग्रुप्स के कारण प्लस आई लगता है। ये न्यूक्लियोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ये तो डोनेट करेगा ही करेगा, दोनों में समान है, लेकिन अधिक कौन सा डोनेट करेगा, ये दोनों तरफ से देने वाले हैं, इसके सिर्फ एक तरफ ही देने वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा किसके हुए, शेरजे प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन की परिस्थिति में इंटरमीडिएट के रूप में संपन्न हो रही है, तो ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, मेजर, और ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, माइनर। होफमान प्रोडक्ट यहाँ पे माइनर और शेरजे प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होता है। ठीक है, ये बात हुई एसिडिक मीडियम की। एसिडिक मीडियम में दोनों प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, शेरजे भी प्राप्त होता है और होफमान भी प्राप्त होता है। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। ठीक है, सेकंड है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम सेकंड अपन बात कर लें बेसिक मीडियम की, क्षारीय माध्यम। बेसिक मीडियम भी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, CH3 CH2 CH2 Cl। यहाँ पे देखिए ये जो अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है उसमें अपने पास, तो देखिए इसमें क्या था अपने पास, CH3 CH2 CH2 Cl मीडियम अपने पास बेसिक मीडियम OH नेगेटिव। ये क्या करेगा, मोरेस्टिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। मोरेस्टिक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके पास है, इसको इलेक्ट्रॉन H+ के रूप में ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH नेगेटिव CH2 Cl, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस Cl नेगेटिव, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। किसका निर्माण हो गया, एल्किन का। और ये जो एल्किन बने वो यहाँ पे एक ही प्रकार की कंडीशन है, दो प्रकार की कंडीशन यहाँ पे अपने पास है नहीं, तो इसको अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि यही एल्किन यहाँ पे पॉसिबल है। यानी शेरजे रूल और जो होफमान रूल की अपन बात कर रहे थे वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। दूसरा अपन बात करें, यदि ऐसा कंपाउंड ले जिसमें दोनों प्रकार की कंडीशन अपन देखना चाहें, एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं। तो ये देखिए CH3 ये अपने पास कंपाउंड है और इसकी अभिक्रिया अपन करवा दें OH नेगेटिव के साथ, क्योंकि मीडियम अपने पास बेसिक मीडियम है। OH नेगेटिव के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन ये भी है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है, दोनों से हाइड्रोजन ले सकता है। और जब दोनों से हाइड्रोजन लेगा दो कंडीशन बनेंगी अपने पास। एक अपने पास बनता है CH3 CH नेगेटिव CHCl CH3, एक तो अपने पास ये बनता है। दूसरा अपने पास बनता है CH3 Cl और CH2 के पास नेगेटिव। अब देखिए ये जो बन रहा है कौन सा कार्बोनाइन है, नेगेटिव आयन आ रहा है, कार्बोनाइन है। ये कौन सा बना अपने पास 2 डिग्री, ये कौन सा बन रहा है अपने पास 1 डिग्री। एक बन रहा है 2 डिग्री और एक बन रहा है 1 डिग्री। कल अपने कार्बोनाइन के स्थायित्व की बात की थी, फ्री रेडिकल के स्थायित्व की बात की थी। कार्बोनाइन का स्थायित्व क्या था, 3 डिग्री था, 2 डिग्री था, 1 डिग्री था। फ्री रेडिकल की अपन ने बात की, उसके लिए भी क्या था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन अपन कार्ब एनाइन की बात करें, ये तो पॉजिटिव के लिए था और रेडिकल के लिए था, ये दोनों तो। लेकिन कार्ब एनाइन की बात करें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, अर्थात जो 1 डिग्री कार्ब एनाइन है वो सबसे अधिक स्थायी है। और 1 डिग्री कौन सा है यहाँ पे, ये वाला अधिक स्थायी है। और अधिक स्थायी है, देखिए दो प्रोडक्ट अपने पास बनते हैं, माइनस Cl नेगेटिव, ये भी Cl नेगेटिव देगा, ये भी Cl नेगेटिव देगा। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं
वो देखिए CH3CH, एक तो ये बनेगा 2 डिग्री के द्वारा, तो ये बन रहा है अपने पास, ये तो कौन सा बन रहा है 2 डिग्री का, और एक जो अपने पास बन रहा है CH3CH, ये बन रहा है अपने पास 1 डिग्री का। दोनों में से अधिक स्थायी कौन सा होगा 1 डिग्री वाला, क्योंकि कार्बन आयन अधिक स्थायी कौन सा है 1 डिग्री, और ये कौन सा है 2 डिग्री। तो यहाँ पे मेजर बना ये, और माइनर कौन सा बनेगा ये वाला कंपाउंड। अब दोनों का निष्कर्ष निकालिए, कौन सा सेटजेप है और कौन सा होपमान है। अपन ने क्या कहा था, जिसमें अधिक प्रतिस्थापी हो वो सेटजेप, जिसमें कम प्रतिस्थापी हो वो होपमान। इसमें प्रतिस्थापी की संख्या 1 है, इसमें प्रतिस्थापी की संख्या 2 है, अर्थात ये वाला सेटजेप प्रोडक्ट हुआ, ये वाला होपमान प्रोडक्ट हुआ। वहां पे सेटजेप प्रोडक्ट मेजर था, यहाँ पे मेजर कौन सा बन रहा है ये वाला, जो कि कौन सा है होपमान प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे होपमान प्रोडक्ट मेजर होता है। यदि अपन बेसिक मीडियम की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है होपमान प्रोडक्ट वो मेजर है, ये कौन सा हुआ सेटजेप प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है माइनर है। प्रोडक्ट दोनों बन रहे हैं, सेटजेप भी बनेगा और होपमान भी बनेगा, लेकिन सेटजेप यहाँ पे माइनर होगा और जो होपमान है वो यहाँ पे मेजर होगा। तो इस प्रकार से ये अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन हुई। सबसे पहले अपन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की, उसके बाद में अपन ने एडिशन की बात की, और अभी अपन कर रहे थे एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या था कि यहाँ पे एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के एक पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, अर्थात ये ऊष्मा शोषी प्रकार की अभिक्रिया होती है। कैसी होती है ऊष्मा शोषी प्रकार की। तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक होपमान प्रोडक्ट बनता है और एक सेटजेप प्रोडक्ट बनता है। दोनों प्रोडक्ट रिएक्शन की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो अपने को मीडियम बताएगा, या फिर जो रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रही है वो उसकी परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये हुई अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन की बात। 4 रिएक्शन थी अपने पास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रिया। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास, ये अपने पास है 4th प्रकार की रिएक्शन है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अणु में, या अपन कोई भी कंपाउंड कहें, एक कंपाउंड में या एक अणु में कोई समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन प्रदर्शित करता है, परिवर्तन प्रदर्शित करता है, तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। और इसे सामान्यतः अंत अणु परिवर्तन रिएक्शन कहा जाता है। कौन सा कहेंगे, इंट्रामोलिकुलर चेंजेज रिएक्शन भी अपन कहते हैं, यानी इसमें जो चेंजेज होगा वो एक ही मॉलिक्यूल में होता है। एक ही अणु में एक जो समूह है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि अपना परिवर्तन प्रदर्शित करता है, तो इस प्रकार के जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कहलाती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यास अभिक्रिया। देखिए अपने पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में ग्रुप जुड़े हुए हैं इस प्रकार से CH2, इसी में यदि रीअरेंजमेंट हो इसी कंपाउंड में, तो यहाँ पे जो अपने को प्रोडक्ट देता है वो प्रोडक्ट बनता है ये OH CH2 CH। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूले की आप बात कर लें, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला यदि अपन देखें तो इसके पास 9 तो कार्बन है, 6 कार्बन ये हो गए, 3 कार्बन ये हो गए, 9 तो कार्बन है।
हाइड्रोजन की बात करें 5 और 5 10 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 3 और 2 5 6 7 8 9 और एक 10, एक क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन। इसकी बात कर लो, इसके पास में कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन तो ये हुए, 7 8 और एक 9 कार्बन इसके पास में कितने हैं 9। हाइड्रोजन 1 2 3 1 4, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 5 5 और 2 7 8 और 2 10, इसमें भी कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं 10। अगर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अपन बात कर लें तो वह है C9H10O। ये पहले अपने पास था, इसमें रीअरेंजमेंट हुआ, पुनर्विन्यास हुआ इसी मॉलिक्यूल में, और वो ये अपने को दूसरा डेरिवेटिव दे देता है। तो इस प्रकार के जो अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही मॉलिक्यूल में संपन्न हो रही है, एक ग्रुप एक स्थान से हटकर के दूसरे स्थान पर जाकर के जुड़ जाता है, तो वो अभिक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये हुआ कैसे वो अपन देख लेते हैं, इसके मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं। CH2 इसको मैं स्टार के द्वारा लेबल कर देता हूँ। ये वाला तो कार्बन है और ये कार्बन दोनों समान है, मैं इसको स्टार के द्वारा लेबल करूँ तो यहाँ पे देखिए CH2 पहले ये था, अब CH2 कौन सा कार्बन हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है, ये है। यहाँ पे अपन क्या करें, ये ग्रुप लोन पेयर है, यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ पे अटैक करें, ये यहाँ पे अटैक करें, इसको अपन इस तरह भी शिफ्ट कर सकते हैं। बात वही है, जो रीअरेंजमेंट होगा वो अपन इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे ये यहाँ चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। तो इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड O के रूप में चेंज हो गया, ये CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखिए नंबरिंग, देखिए नंबरिंग की जाती है हमेशा एलाइलिक वाली कंडीशन से, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 और 3, कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है 3 नंबर, किस पे जुड़ रहा है 3 नंबर। ये जो रीअरेंजमेंट हुआ वो रीअरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे 3 रीअरेंजमेंट। दूसरी कंडीशन, ये वाला यहाँ पे चला गया और ये वाला यहाँ पे जुड़ने वाला 1 2 3 किसके ऊपर जुड़ रहा है, 1 नंबर जो है 1 2 और 3 और ये 1 प्रोडक्ट के रूप में अपने को जो बना प्राप्त हुआ है वो है यहाँ पे, ये चेंज हो गया OH CH2 CH CH2। यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 1/3 रीअरेंजमेंट। यानी पुनर्विन्यास की यदि अपन बात करते हैं तो उसका जो नामकरण है वो X Y MN I J के आधार पर किया जाता है। एक संख्या अपन काम में लेते हैं, X Y के रूप में काम में ले सकते हैं, MN के रूप में काम में ले सकते हैं, I J के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। दो संख्या काम में आती है, एक X होती है और एक Y होती है। जो ग्रुप जुड़ता है, कौन से बिंदु से वो जुड़ रहा है, कौन से समूह का जो उसका नंबर है, जो समूह जाकर के जुड़ता है उसका नंबर X हो सकता है, M हो सकता है, I हो सकता है। जिसके ऊपर जाकर के जुड़ता है उसका नंबर कौन सा होगा, Y होगा। यहाँ पे एक नंबर जुड़ रहा है किस पर, 3 पर, एक नंबर जुड़ रहा है किस पर, 3 पर। तो ये जो रीअरेंजमेंट हुआ वो कौन सा हुआ, 1/3 रीअरेंजमेंट। यहाँ पे 3 नंबर जुड़ रहा है किस पर, 3 पर ही, तो ये कौन सा कहलाएगा, 3/3 रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसके अपन बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है
जब एक ही मॉलिक्यूल में एक समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जुड़ जाते हैं तो वो रिएक्शन पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। एक एग्जांपल और ले लो। मान लीजिए अपने पास है CH2, यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, या मैं ड्यूटेरियम ले लूँ डेरिवेटिव के, इसका जो आइसोटोप है वो अपन काम में ले लें। दूसरा अपने पास CH2, और यहाँ पे भी अपन ने ड्यूटेरियम काम में लिया है। इन दोनों कार्बन को मैं स्टार के द्वारा लेबल करूँ पहचानने के लिए। ये भी आइसोटोप हो सकते हैं, कार्बन के भी आइसोटोप है, उनमें इनको अपन कोई आइसोटोप मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला ग्रुप यहाँ पे आ जाता है और ये वाला ग्रुप यहाँ पे चला जाता है। जब x और y की बात की जाती है तो एलाइलिक कंडीशन होनी चाहिए। एलाइलिक कंडीशन है डबल और उसके बाद में सिंगल। एलाइलिक कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन को नंबर 1 दिया जाता है। 1, 2 और 3 एलाइलिक के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दी। यहाँ पे देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल, ये वाली की जो कंडीशन बन रही है वो एलाइलिक बन रही है। 1 2 3 4 5 जहाँ तक कॉन्जुगेशन है वहाँ तक आप इसकी नंबरिंग दे सकते हैं। एलाइलिक से जुड़ा हुआ जो एटम होगा उसको भी एक नंबर मिलेगा। उसके बाद जो आगे होंगे उनको नंबर आगे अपन देते जाएंगे। यहाँ पे ड्यूटेरियम ही है तो इसको नंबर अपन 1 दे सकते हैं और इसको भी नंबर 1 दे सकते हैं। ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहा है तो देखिए ये अपने पास CH2 है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, जो कि अपने पास स्टार वाला कार्बन था CH2 और यहाँ पे चला गया ड्यूटेरियम। जो स्टार वाले कार्बन के साथ ड्यूटेरियम था वो सिंपल वाले कार्बन के साथ शिफ्ट हो गया। यहाँ पे भी यही हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, CH2 यहाँ पे आ गया अपने पास ड्यूटेरियम। ये अपना है जो आइसोटोप कार्बन अपन ले रहे थे वो जिसको अपन स्टार के द्वारा प्रदर्शित किया था। अब देखिए रीअरेंजमेंट कौन सा, जुड़ने वाला ग्रुप का नंबर कौन सा है, 1। यहाँ जुड़ने वाला ग्रुप का नंबर कौन सा है, 1। तो अपन ने x और y के रूप बड़ा कोष्टक लेना है, दोनों में 1 कोमा लगा दीजिए। किसके ऊपर जाकर के जुड़ रहा है, ये वाला ड्यूटेरियम जो 1 नंबर वो किसके ऊपर जाकर जुड़ रहा है, 3 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3। यहाँ पे ये किसके ऊपर जाकर के जुड़ रहा है, 5 नंबर पर, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5। ये 3 पर भी जुड़ सकता था लेकिन कंडीशन डिपेंड करेगी वो अपन बाद में बात करेंगे कि 3 पर क्यों नहीं जुड़ा, कौन सी रिएक्शन होती थी 3 पर जुड़ता। ये अपन MSc में यदि आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे इसका थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल चलता है, वहाँ पे अपन इसकी बात करते हैं। तो देखिए 1 से 3 पे जा रहा है 1 3, 1 से 5 पे जा रहा है 1 5, ये रीअरेंजमेंट कहलाएगा 1 3 रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट कहलाएगा 1 5 रीअरेंजमेंट। तो इस प्रकार से जुड़ने वाला और जिसके ऊपर जाकर के जुड़ता है दोनों के नंबर के आधार पर अपन पुनर्विन्यास अभिक्रिया का नामांकन करते हैं, जो कि XY के रूप में हो सकता है, MN के रूप में हो सकता है, IJ के रूप में अपन कर सकते हैं, कुछ भी इसको अपन कह सकते हैं, लेकिन 2 संख्या यहाँ पे काम में ली जाएंगी। तो इस प्रकार से ये अपनी 4 प्रकार की रिएक्शन थी जिनकी अपन ने बात की है। चारों प्रकार की रिएक्शन के बारे में एक बार मैं वापस से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने बात की थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, जिसमें एक समूह दूसरे समूह को प्रतिस्थापित करता है, अर्थात एक समूह जुड़ता है दूसरा समूह वहां से निकल जाता है, और जुड़ने वाले समूह के आधार पर उसको अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था। जुड़ने वाला समूह यदि न्यूक्लियोफाइल हो तो उसको अपन नाभिकीय स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जुड़ने वाला समूह यदि इलेक्ट्रोफाइल हो तो उसको अपन इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यदि जुड़ने वाला समूह और निकलने वाला समूह मुक्त मूलक हो तो उसको अपन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अपन ने अलग अलग भाग देखे थे, उनके बारे में अपन ने डिटेल स्टडी की थी, उनको दोबारा से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए शायद। उसके बाद में अपन ने योगात्मक अभिक्रिया की बात की। योगात्मक अभिक्रिया में अपन ने कहा कि
एक छोटा समूह का योग होता है, अर्थात एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। वहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है या जो जुड़ने वाली जो स्पीशीज थी उसके आधार पर भी उसको अपने 3 भागों में डिवाइड किया था कि यदि पहले जुड़ने वाला यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो उसको अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। पहले जुड़ने वाली स्पीशीज यदि न्यूक्लियोफाइल है तो उसको अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और यदि पहले जुड़ने वाली स्पीशीज फ्री रेडिकल है तो उसको अपन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा थर्ड अपन ने विलोपन अभिक्रिया देखी। विलोपन अभिक्रिया के लिए अपन ने कहा था कि ये योगात्मक अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट होती है। और योगात्मक अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, अर्थात एक छोटा मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर निकलता है। और 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक सेटजेव प्रोडक्ट होता है, एक हुकमान प्रोडक्ट होता है। दोनों परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं ये किस प्रकार से सेटजेव प्रोडक्ट मेजर होगा, किस प्रकार से हुकमान प्रोडक्ट मेजर होगा। उसके बाद में अपन ने बात की पुनर्विन्यास अभिक्रिया की। पुनर्विन्यास अभिक्रिया में अपन ने कहा कि जब एक ही अणु में एक समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन प्रदर्शित करता है तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनका जो नामकरण है वो Mn के रूप में, XY के रूप में या Ij के रूप में किया जाता है। जो समूह जुड़ता है उसको अपन X के रूप में लेते हैं, जिस समूह के ऊपर जुड़ता है उसको अपन Y के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो 4 प्रकार की अपने पास रिएक्शन होती है। इनके बारे में अपन ने बात की, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि फिर भी नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाकर के आप लोग चैट कीजिए और वहाँ पे जाकर के जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।